बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए अब दर्द सर बन गया है। यानी जिन लोगों ने नफ़रत फैलाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये कश्मीरियों को गद्दार साबित करें, ये साबित करेंगे वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान के झंडे से प्यार नहीं करते। ये तक कहा गया कि वो भारतीय एजेंट हैं। और ये बात जो है बहुत सारे सहाफ़ियों ने की और टीवी चैनल्स ने इनके बारे में मनफी खबरें चलाई, जबकि वफाकी वज़रा भी ये बातें करते रहे कि इनके अंदर भारतीय एजेंट हैं। ये सारा कुछ कहने वाले, नफ़रतें फैलाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के टाउट वो सारे के सारे हार गए और कश्मीर जीत गया। अब एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम ये है कि कहीं पाकिस्तानी कौम इस रास्ते पे चल ना निकले। देखिए, पाकिस्तान में और कश्मीर में कुछ चीज़ों का फ़र्क है, ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। लेकिन पहले ज़रा थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि टाउट्स, कंट्रोल मीडिया और फॉर्म 47 की जो जाली हुकूमत है, इन लोगों ने झूठ बोले थे। अब कश्मीरी जीते कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने किसी प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जो हमारे बारे में कहना है कहो, हमें गद्दार कहते हो गद्दार कहो, हमें बागी कहते हो बागी कहो, हमारे बारे में एंकर कोई बकवास करते हैं तो करते रहें, मीडिया वाले कुछ कहना चाहते हैं तो कहते रहें, टीवी चैनल अगर हमारे बारे में मनफी खबरें चलाते हैं तो चलाते रहें, हमारा ब्लैकआउट करना है तो करते रहें। इन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा। हर तरह के प्रोपेगेंडा को इन्होंने परवाह नहीं की। इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखी, बल्कि वहाँ पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। बड़ी मुश्किलों से ये वहाँ से वीडियोस बना के बाहर निकालते थे। अब जितनी वीडियो बाहर आती थी, ओवरसीज़ जितने भी मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ और बड़े तरीके के साथ इनका बयानिया पूरी दुनिया के अंदर फैलाया। तो सोशल मीडिया को इन्होंने अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया और हुकूमत की जो तशद्दुद की पॉलिसी थी उसके सामने डट के खड़े हो गए। यानी ये, मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूं थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन इन्होंने ढीठपन का सबूत दिया कि तुम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, तुम हमें गद्दार कहो, तुम हमें बागी कहो, तुम हमें गाली दो, तुम हमें इंडिया के साथ जोड़ो, तुम हमारा ब्लैकआउट करो, तुम हमारा बाइकआउट करो, तुम हमारे खिलाफ मनफी और माइनस खबरें चलाओ और प्रोपेगेंडा चलाओ और बेशक हमारे ऊपर टॉर्चर करो। हम ये सारी चीज़ों को जूते की नोक पे रखते हैं। उन्होंने फोकस रखा सीधा, जिसने उनको मारा उन्होंने वापस उसको मारा। ये पुरअमन लोग थे, निहत्ते लोग थे, लेकिन जब इनको मारा गया तो इन्होंने वापस मारा। ऐसा नहीं हुआ कि ये तमाशा देखते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर ना इस इंसिडेंट के बाद एक उम्मीद पैदा हो गई। पिछले 3-3.5 साल से हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फस्तायत देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई है कि क्या ये सब पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तानी तो इसके बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नींदें भी उड़ी हुई हैं। उन्हें आइडिया है कि जो इनकलाब है वो घूमता घूमता पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच गया है। जो कुछ हमने देखा नेपाल में, फिर हमने देखा उससे पहले श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आजकल ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं मराकश में, अब ये कश्मीर में पहुंच गया और पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। ये कई मरतबा निकले हैं और इससे ज़्यादा तादाद में निकले हैं, इससे ज़्यादा मार खाई है, ताकत के साथ खड़े हुए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम 2-3 चीज़ों में आती है। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर में वो सारा कुछ नहीं कर सकती थी जो वो पाकिस्तान में कर सकती है, ये हमें मानना पड़ेगा। यानी पाकिस्तानियों को थोड़ी रिजिलियंस ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तानी जब जब निकले हैं, कश्मीरियों से ज़्यादा बड़ी तादाद में भी निकले हैं। बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी है ना। कश्मीर की तो आबादी छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन यहां पाकिस्तान में आबादी बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकले। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे लीडरशिप कंप्रोमाइज कर जाती है, लीडरशिप डर जाती है, पीछे हट जाती है, लोगों को छोड़ जाती है और उसकी वजह से हालात यहां तक पहुंच जाते हैं। अब वहां पे लीडरशिप थी ही नहीं, वो सारे ही लीडर थे, तो वो वहां पे बैठ गए। तो कौम को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें खुद अपने अंदर लीडर तलाश करने पड़ेंगे, उन्हें खुद लीडर बनना पड़ेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब को आज़ाद करवाना हो तो क्या उनके पास बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की, यूरोपीय यूनियन की, दुनिया भर की जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, उनके बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान को बेगुनाह जेलों के अंदर डाला गया है। जो सज़ाएं इमरान खान को दी गई हैं उसके साथ ज़्यादती की गई है। आलमी सतह पे एक फैक्ट है ये। अब भी क्या उन्होंने ये साबित करना है कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालने की कोई भी ऐसी कोशिश अगर हमने की तो जनाब हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम कर लेंगे। ये बात कश्मीर के लोगों ने नहीं सोचा कि आईनी क्या और कानूनी क्या है। उन्होंने सोचा हमारा हक क्या है, हमने वो हक लेना है।
उन्होंने टारगेट सिर्फ अपने हक पे रखा और उन्होंने अपना हक ले लिया। 38 मुतालबात वो लेकर आए थे, 42 मुतालबात वो मनवा के वापस चले गए। आज वहां पे जिंदगी का पहिया वापस चल रहा है, लेकिन वो एक अलग किस्म का आजाद कश्मीर है। लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और है। लोग ओन कर रहे हैं एक दूसरे को। लोगों को लगता है कि ये खित्ता हमारा है, ये इलाका हमारा है, यहां पे हमारा सिक्का चलेगा। बाहर से आगे किसी ऑफिसर को यहां लाके बिठाया जाएगा और वो डंडे के जोर पे हमें चलाएगा, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन देखिए ना, आजाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से सामने सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं ला सकती जैसे पाकिस्तान में ले आती है। वजह यह है कि वो एक इंटरनेशनल मामला भी पाकिस्तान का चल रहा है, तो भारत भी उसको मैनिपुलेट करता है, इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर आवाज उठाता है। लिहाजा पाकिस्तान अपना मुकदमा भी खराब नहीं करना चाहता था। दूसरा, पाकिस्तानियों को अब यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही तरीका है, या घी सीधी उंगली से पाकिस्तान में नहीं निकलता। अगर आपने पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाना है, अगर आपने बेगुनाह कैदियों को रिहा करवाना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और फस्तायत खत्म करनी है, इंसानी हकूक की पामालियां खत्म करनी है, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान के अंदर राइज करना है और पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम करवाना है, तो फिर अवाम को यह घी सीधी उंगली से निकलेगा नहीं, इसको टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, जैसे कश्मीरियों ने निकाला। जैसा मुंह वैसी चपेड़। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का खौफ है, हुकूमत को भी इस बात का खौफ है। देखिए होता क्या है, इसको जरा समझे आप। गोली बांग्लादेश में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली नेपाल में भी चली थी, लोगों ने वो इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली श्रीलंका में भी चली थी, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो सरेंडर करना पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट को। गोली कश्मीर में भी चली है, लोगों ने इलाका खाली नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट को सरेंडर करना पड़ गया। गोली डी चौक में भी चली थी, क्योंकि इलाका खाली हो गया, गंडापुर निकल गया तो बाकी लोग उसके पीछे चले गए, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर नहीं किया। अगर ये गोली एक ही दफा चलाते हैं और जितनी चला सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर लोग डट जाए ना तो फिर ये घुटनों पे आ जाते हैं फौरन। ये पूरी दुनिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और यही होगा पाकिस्तान में जब भी होगा। बहरहाल ये आज़ाद कश्मीर के लोगों ने हासिल क्या किया, जरा ये आप चीज़ें देखें। और कुछ लोग कह रहे थे उन्हें क्या मिला, तो जो लोग नफरत फैला रहे थे उन्हें तो कुछ नहीं मिला। वो जाके अपने ज़मीर से पूछें कि उन्होंने किया क्या, और ज़रा शीशे में अपनी शक्ल देखें कि उन लोगों ने कितनी नफरत फैलाई कश्मीरियों के खिलाफ। और कश्मीरियों पे आफरीन है कि उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना हक हासिल किया। अच्छा जनाब, जो चीज़ें हासिल की कश्मीरियों ने वो क्या है, तो अवामी एक्शन कमेटी ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त एक पोस्ट लिखी है। सोराब बरकत साहब ने, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और एक शानदार पाकिस्तानी भी हैं और बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है इन्होंने। अहमद फरहाद साहब ने, बशारत राजा साहब ने, ये मेरे तमाम दोस्त आज़ाद कश्मीर से, और बड़ी अच्छी इन्होंने रिपोर्टिंग की है। जॉइंट एक्शन कमेटी जो है अवामी, उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। यानी एक तो यह है कि मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, जिन लोगों को कत्ल किया गया उनके बारे में मुकदमात का अंदराज किया जाएगा, और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा तो वो भी बनाया जाएगा। ये एक नया उनका मुतालबा था, ये भी मंजूर हो गया। जानी नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा, जितना सिक्योरिटी फोर्सेज को दिया जाता है उतना आम लोगों को दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 20 दिन के अंदर शोहदा की फैमिलीज में से किसी को सरकारी नौकरी फराम की जाएगी। फिर तालीमी बोर्ड्स के हवाले से इनका एक मुतालबा था, वो मान लिया गया। ज़मीनों का मसला था, वो भी मान लिया गया। बल्दियाती निज़ाम का मामला था, वो भी मान लिया गया। सेहत के इक़दाम हैं, वो भी मान लिया गया। यानी हर ज़िले के अंदर MRI और CT स्कैन मशीनें फराम की जाएंगी। अब ये कोई भारत का मुतालबा है? और भाई पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा है ना, तो जब पाकिस्तान से मुतालबा आ रहा है तो पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे सेहत की सहूलतें दे दो, तालीम की सहूलतें दे दो, हमारी जो रिफॉर्म्स कर दो, करप्शन बंद कर दो, मुराद वापस ले लो, वजारतें कम कर दो, लुटमार कम कर दो। ये इंडिया के मुतालबात हैं। इन लोगों को इंडिया का एजेंट बनाया हुआ था आपने। सारे मुतालबात अपने इलाके और अपने लोगों के लिए उन्होंने किए, और शानदार मुतालबात है कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर और नर्सरीज कायम की जाएं, ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर कायम किए जाएं, बिजली का निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए, इसके लिए 10 अरब रुपए फराम किया जाएगा। काबीना और सेक्रेटरीज के हवाले से उन्होंने कहा जी काबीना की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ जनाब ये इतना बड़ा, आगे 40-40 तक बंदे पहुँचा देते थे, उन्होंने कहा 20 से ज़्यादा नहीं होगी। सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से ज़्यादा नहीं होगी, वो भी कम करेंगे। एहतसाब और करप्शन का निज़ाम, ये भी उन्होंने कहा। बड़े मंसूबों के हवाले से बात की। साथ ही जो महाजरीन की जो बड़ा अहम मसला था, जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट रूल करती थी आज़ाद कश्मीर के ऊपर, वो मसला क्या था कि ये बाहर से बंदे ले आते थे उठा के, उनको 10-10 वजारतें दे देते थे। 12 बंदे बाहर से लाते थे, उनमें से 10 को वजीर बना देते थे, उनके जरिए से फंड खा जाते थे।
अरबों रुपए का, और उनके जरिए से आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनाते थे और गिराते थे। जनाब ये तय पाया कि एक आला कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कानूनी माहिरीन और नुमाइंदे शामिल होंगे। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों और उनके मुस्तकबिल पर सिफारिशात देगी। जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करती, इस हवाले से तमाम मौजूदा इंतजामात मुअत्तल रहेंगे, यानी ये मुअत्तल हैं अब सारे, और इनकी वजारतें भी 2 तक महदूद हो गई हैं। ये कमाल उन्होंने चीज़ें हासिल की हैं, ज़बरदस्त काम किया है। हत्ता कि अपने आटे के ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही आज़ाद कश्मीर में, ये होती है कौम। आटे के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी क्वालिटी की बात करो हमारे साथ, सब्सिडी तो तुम देते हो लेकिन क्वालिटी गिरा दी आटे की, हमारे बच्चों को अच्छी खुराक नहीं मिल रही। तो उसके ऊपर जनाब उन्होंने कहा कि 50% देसी गंदम शामिल की जाएगी, 50% इंपोर्टेड गंदम शामिल की जाएगी। ये भी इसके अंदर मुआहिदा हो गया। ये है जनाब आज़ाद कश्मीर के लोग और ये है उनकी कामयाबी। नाज़रीन अब आ जाए जरा फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले पे, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले को जिस तरह मिस हैंडल किया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। नंबर 1, सबसे पहले शहबाज शरीफ ने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मुआहिदा था उसको पढ़े बगैर साइन कर दिए और बाद में उसके ऊपर तारीफी ट्वीट भी कर दी और खुशामद की ज़मीन आसमान एक कर दी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें को पुल बांध दिए उसी एक उनके मुआहिदे को लेकर, और उस मुआहिदे को पढ़ा भी नहीं। जब इसके ऊपर रद्देमल आया तो फिर अपने नायब के ज़रिए से यानी इसहाक डार के ज़रिए से मुकर गए कि जनाब ये तो वो मुआहिदा ही नहीं है जो हमने पढ़ा था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब चौक में रख दिया इनको उठा के, आसिम मुनीर साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, जनाब ये तो दस्तखत करके गए हैं, ये सारों ने दस्तखत किए हैं और ये मुआहिदा जो मैं पेश कर रहा हूँ यही मुआहिदा। डोनाल्ड ट्रंप डट गए अपनी बात के ऊपर। अब बजाय कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते, ये चुप करके बैठ गए। इन्होंने मुंह पे उंगली रख ली, इनकी जुर्रत नहीं हुई वापस जवाब देने की। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने एक और दावा कर दिया कि हमास मान गया है, फ़लस्तीनी मान गए हैं, तो आपको क्या एतराज़ है। तो फ़लस्तीनियों का रद्देमल भी आ गया, हमास का रद्देमल भी आ गया, वो दोनों नहीं माने। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जो बड़ा सख्त था, उसकी तरफ से धमकियां लगा दी और उसने बाकायदा बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ थे और उन्होंने दस्तखत भी किए हुए हैं उसके ऊपर, ये भी कह दिया। अब उसके बाद हमास का फिर जवाब आया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे, तो इन्होंने बगले बजाना शुरू कर दी, रोला डाल दिया कि जनाब अब तो हम कामयाब हो गए, अब तो हमास भी मान गया, हमने अमन पैदा कर दिया। ये हमास का ट्वीट भी इन्होंने नहीं पढ़ा, उनका स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा। अंदाजा करें आप, डोनाल्ड ट्रंप का तो पढ़ा ही नहीं पड़ा था, हमास का भी नहीं पढ़ा और उन्होंने बगले बजाना शुरू कर दी। जब हमास को गौर से पढ़ा तो पता चला कि हमास ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहिदे के ऊपर अमल करने के दौरान जिन शिकों के ऊपर एतराज़ किया, लगभग 80% चीज़ों पर इख्तलाफ हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो चीज़ें शहबाज शरीफ वगैरह और ये बाकी लोग सारे तय करके आए थे, उनमें से हमास ने 80% के ऊपर इख्तलाफ किया। सिर्फ इत्तफाक उनका यह कि जंगबंदी की जाए, कैदियों का तबादला हो जाए। बाकी उन्होंने कहा जी इसराइल भी यहां से निकले, खाली करे इसको। साथ उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे जंगबंदी करें। साथ उन्होंने कहा जी कोई गैर मुल्की हम यहां पे हुक्मरान नहीं मानेंगे, इसका निज़ाम चलाएंगे फ़लस्तीनी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहां से नकल मकानी बंद करवाई जाए और जो इमदादी कारकुन आना चाहते हैं उनका रास्ता जो बंद किया हो वो रास्ता खोला जाए। तो ये वो और हथियार डालने से भी उन्होंने इनकार कर दिया फौरी तौर पे, और उन्होंने कहा हम कोई दहशतगर्द तंजीम भी नहीं है कि हम इसको तहलील कर दें हमास को। तो ये बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात थे जिन पे ये इत्तफाक करके आए थे, हमास ने नहीं किया। अब इन्होंने उस पर बगलें बजाई, बाद में पता चला हमास ने तो कुछ और कह दिया है। यानी हर चीज़ के ऊपर ये उल्टे ही चले। अब नेतन्याहू ने एक ट्वीट कर दिया, उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक लंबा ट्वीट दाग दिया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें शुरू कर दी कि हम अमन के बहुत करीब पहुंच गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, 7 अरब हुक्मरानों की भी तारीफें कर दी और 7 फ़लस्तीनियों के साथ हम खड़े हैं। वो नेतन्याहू ने फिर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल लगातार हमले कर रहा है गाज़ा के ऊपर। जो आखिरी इत्तलात आई हैं तब तक तो वो हमले कर ही रहा है और अब उन्होंने हमलों के लिए जो है वो बमबारी के अलावा रिमोट कंट्रोल गाड़ियों को भी चंद इत्तलात के मुताबिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से सारे मामले को हैंडल किया है कि कोई इज्जत नफ्स, कोई किरदार की पुख्तगी, या ऐसा लगता है ये हुकूमत जुए पे चल रही है। ना कोई किरदार है इनका, ना कोई इज्जत नफ्स है इनकी, ये एक जुए के ऊपर चल रहे हैं। अचानक खुश हो जाते हैं, कोई खबर आती है छलांगे मारते हैं, दूसरी खबर आती है सहम जाते हैं, चुप करके साइड पे होकर बैठ जाते हैं, इनकी चूं नहीं निकलती, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो एक अजीबोगरीब तरीके से ऐसे जैसे बच्चे चलाते हैं ऐसे ये हुकूमत चला रहे हैं कि बच्चा है ना, उसको आप ऐसे करके कोई चीज़ चूसनी उसके मुंह में डालें वो चुप हो जाता है, चूसनी निकालें वो रोना शुरू हो जाता है। इनकी ये हालत हुई हुई है।
ऐसा चाइल्डिश एटीट्यूड है कि कोई चीज इनकी कंक्रीट नहीं है, किसी चीज में तदब्बुर नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। बहुत अजीब तरीके से ये चला रहे हैं, सिर्फ खुश करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि ट्रंप खुश रहेगा तो सारा कुछ। अब ट्रंप को खुश करने के चक्कर में एक और काम डाल दिया इन्होंने, और ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको छापा है। वो आपके सामने मैं रखूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त जो है वो इटली में 20 लाख लोगों ने मुजाहरा किया है गजा के हक में, इसराइली मजालिम के खिलाफ। अंदाजा करें आप। और उन लोगों को, उनकी कोई मजहबी तंजीम नहीं है वहां पे, तहरीक लब्बैक वाले नहीं है, उनके लोग निकले और उन्होंने एहतजाज कर दिया। जबकि तहरीक लब्बैक को एहतजाज करने के लिए 10 दिन का टाइम चाहिए, 4 दिन पीछे 5 दिन गुजर गए, 1 हफ्ता और चाहिए, वो जुम्मे वाले दिन जाके एहतजाज करेंगे। और उसके लिए फिर आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे SOPs हैं, बहुत सारी परमिशंस हैं, बहुत सारी गारंटीज हैं, उसके बाद नॉर्मली एहतजाज करने की इजाज़त मिलती है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं पाकिस्तान में। तो अब वहाँ पे देखें ना, वहाँ पे तो नहीं है तहरीक लब्बैक या फजलुर रहमान या कोई मदनी सियासी जमातें या जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने वहाँ बांग्लादेश में बहुत बड़ा एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान में जमात इस्लामी के हालात क्या हैं वो तो हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब नाजरीन आ जाए आप इस बात पे कि आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने एक काम किया है, क्योंकि खबर मुशीरों के हवाले से छपी है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम से बहरे अरब पर, यह बहरे अरब वो है जो कराची से लेके गवादर तक आपका पूरा समंदर का एक इलाका है ना, ये आगे जाके इंडिया के साथ लगता है और इधर ईरान के साथ लगता है, इसको बहरे अरब कहते हैं। बहरे अरब पर एक बंदरगाह तामीर करने और उसको चलाने की पाकिस्तान ने पेशकश की। अमेरिका ने नहीं मांगी, पाकिस्तान ने पेशकश की कि आओ यहां पे तुम्हें एक बंदरगाह देते हैं। और ये किस लिए देते हैं जरा ये भी आप पढ़ लें। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये मनसूबा अमरीकी सरमायाकारों के जरिए बलूचिस्तान के जिला गवादर के कस्बे पसनी में एक टर्मिनल की तामीर और इसके जरिए पाकिस्तान के कीमती मादनियात यानी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको निकालने, उन तक रसाई, उससे मुताल्लिक है। पसनी एक साहिली शहर है, मैंने ये देखा हुआ, बहुत खूबसूरत है। और माड़ा इसके पास है, पसनी है, साथ आगे गवादर आ जाता है। ये बड़ी खूबसूरत पट्टी है जो अफगानिस्तान और ईरान की सरहद के करीब वाक़ है। अच्छा जी, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता महीने गए हुए थे सितंबर में व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत, टेक्नोलॉजी, कानकुनी और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अब ये पेशकश ये शेयर की गई और अब जो आसिम मुनीर के मुशीर हैं उन्होंने ये ऑफ़र कर दी है इस न्यूज़ के मुताबिक, और यह बताया गया कि जनाब इस तरीके से किया जाएगा। मंसूबे में अमरीकी फौजी अड्डों के इस्तेमाल को खारिज इम्कान करार दिया गया है और इसके बजाय बंदरगाह को मादनी वसाइल से माला माल मगरबी सूबों से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क की तरक्याती फंडिंग हासिल करने का हदफ रखा गया है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर अभी तक अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर ये होता है तो ये क्या होता है, ज़रा इसके ऊपर आप गौर कर लें कि यहाँ से लगभग 70 मील दूर गवादर की बंदरगाह है जहाँ पे चाइना बैठा हुआ है, और लगभग 100 मील दूर जो है वो ईरान की चाबहार बंदरगाह है जहाँ ईरान बैठा हुआ है। अब इस जगह पे लाके आप जब अमेरिका को बिठाएंगे तो आप कौन सी खिचड़ी पकाने जा रहे हैं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से निकलते हैं। अमेरिका को उसके लिए एक सेपरेट जोन फराम किया जा रहा है कि जनाब आपको कोई चेक नहीं करेगा, कोई पूछगछ नहीं होगी, आप माई बाप हैं, आप आए, जितनी आपको मादनियात चाहिए आप वहां से निकालें। जो बाहर दिखाई दे रहा है मुझे तो यही समझ आ रही है कि मादनियात आप वहां से निकालें, आपके कंटेनर्स आएंगे या आप पटरी बिछा लें, वहां से आप सीधी मादनियात पहुंचाएं, अपनी जाती बंदरगाह का एक टर्मिनल बनाएं, वहां से आप उठाएं, सारा कुछ जो दिल करता है वो आप लेकर वहां से जाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा। क्या कोई मुल्क इस तरीके से भी डील करता है कि पूरी की पूरी एक बंदरगाह ही ऑफर कर दी दूसरे मुल्क को कि आपने मादनियात लेकर जानी है, वो भी आप अपनी बना लें? इससे पहले गवादर बंदरगाह जो है वो हमारा एक जॉइंट वेंचर है चाइना के साथ। अब अमेरिकन जहां पे जाकर बैठते हैं ऐसे एरियाज में वो कितना कंट्रोल करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके ऊपर चाइना का रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल साथ आगे जो है 70 नॉटिकल माइल्स के ऊपर चाइना की बंदरगाह गवादर, जिसके वो आपके साथ मिलकर काम कर रहा है, और उसके साथ आगे कौन है? चाबहार ईरान की है, जहां पे इंडिया और ईरान मिलकर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक अजीब तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ये आसिम मुनीर साहब का वैसे इनका ताल्लुक तो नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से, लेकिन क्योंकि मईशत उन्होंने संभाली हुई है और ऐसी संभाली हुई है कि मईशत खड़ी नहीं हो पा रही,
तो वो इस तरह के फैसले भी करते रहते हैं। ब्रीफ केस के अंदर वो मादनियात लेके गए भी थे अमेरिका, और ये जो तारीख के अंदर ये तस्वीर जो है ना, ये फौज का पीछा करती रहेगी। आसिम मुनीर साहब तो रिटायर हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, लेकिन एक दिन ये चले जाएंगे। बाकी जर्नल भी चले गए हैं, देखे ना, कोई भी नहीं रहा, याया खान भी नहीं रहा, अयूब खान भी नहीं रहा, जनरल बाजवा भी नहीं रहा, जनरल कियानी भी नहीं रहा, जनरल राहिल शरीफ भी नहीं रहा, उससे पहले जनरल मुशर्रफ भी नहीं रहा। वो कोई भी जर्नैल रहता नहीं होता, ज़िया-उल-हक भी नहीं रहा। तो ये जर्नैल तो ये भी नहीं रहने, सबने रिटायर हो जाना, नौकरी है। तो जब जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे तो ये तस्वीर है ना, ये फौज का पीछा करती रहेगी कि मादनियात लेके आर्मी चीफ गए थे एक ताजर की तरह, और वो दिखा रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट को। ये तस्वीर कोई अच्छा तासुर नहीं बना रही। और इसी के ऊपर जब एतराज़ किया एम एल वली खान ने, तो PMLN ने एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे एम एल वली खान के ऊपर अटैक कर दिया। अब वहाँ पे एक अलग फड्डा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती है, उसके ऊपर बात ही नहीं करनी, मेरे ख्याल करनी भी नहीं चाहिए, शायद कभी बात करनी पड़ जाए, लेकिन नूरा कुश्ती है। उन्हें ये बात पता चल गई है, जब वो PTI से लड़ते हैं तो आवाम सुनती ही नहीं है। उन्होंने कहा आपस में लड़के देखो, शायद आवाम हमारे पे तवज्जो दे दे या आवाम हमारी बात सुन ले। वो बेचारे टॉक शोज के अंदर टीवी चैनल को फोन कर करके कहते हैं कि जनाब हमारी आपस की लड़ाई तो दिखा दें। टीवी चैनल्स को टॉक शोज के अंदर जगह जगह पे वो राब्ते कर करके पीपल्स पार्टी और PMLN कह रहे हैं यार हम आपस में मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो दिखा दें। लेकिन वो नूरा कुश्ती है, कोई संजीदा ले ही नहीं रहा उनकी लड़ाई को। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा जो है वो जारी किया है, और डाटा ये बता रहा है कि SIFC सरमायाकारी लाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। जबकि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियों का तेजी से इनखला जारी है। 16 मल्टीनेशनल कंपनियों का उन्होंने लिखा है जो सन 2023, 2024 और 2025 में पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। साल के अंदर 4 मल्टीनेशनल कंपनियां किसी मुल्क में आ जाए ना तो बड़ी कामयाबी होती है। तो इधर जनाब गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर 3 सालों में 16 कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के चली गई, और उस वक्त जब आर्मी चीफ ने बेड़ा उठाया हुआ मईशत का, SIFC जैसा इदारा बनाया हुआ है, कोई सरमायाकारी आ नहीं रही बल्कि पाकिस्तान से बाहर जा रही है। नाज़रीन, अब हम हर वीलॉग में आपको एक इंटरव्यू सुनवाया करेंगे गंडापुर साहब का, और उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया था और ये सुनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई माइंड करे। ये हम आपको वीलॉग्स के अंदर वक्तन बवक्तन सुनाते रहा करेंगे। जो उन्होंने कहा था 6 दिन बाकी रह गए हैं गंडापुर साहब के डेडलाइन में, उन्होंने क्या कहा था ये सुनिए। तो सुन लो, सब तायीद कर दे दो, फिर सारे हाथ उठा के बताओ कि आज से 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तायीद है। इसके बाद नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगा के गंडापुर साहब ने अल्लाह को गवाह बनाया था। 6 दिन बाकी रह गए हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।